जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंड वीडियो पर। तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 4 का आखिरी टॉपिक लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है मोसले का नियम। इससे पहले हमने एक्स किरण वर्णक्रम के बारे में वीडियो बनाया था, तो पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर आपको ये वीडियो समझ आएगा। और उससे पहले एक्स किरण की जितनी वीडियो मैंने रोंजन नली और कूलिज नली इनके बारे में वीडियो बनाया वो सब आप देख लें, तब आपको ये अच्छे से धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि ये पूरी एक्स किरण की सीरीज़ बनी हुई है जिसमें एक्स किरणों को धीरे धीरे समझाया गया है हर वीडियो में। ठीक है, तो मोस्ले वैज्ञानिक मोस्ले ने, चूंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक्स किरणें जो होती हैं उनका वर्णक्रम सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत अभिलाक्षणिक होता है जिसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वैज्ञानिक मोस्ले ने अभिलाक्षणिक एक्स किरण वर्णक्रम का अध्ययन किया था। अभिलाक्षिक एक्स किरण वर्णक्रम का अध्ययन करके उन्होंने एक नियम दिया था वैज्ञानिक मोस्ले ने, जिसे मोस्ले का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मोस्ले के नियम के बारे में बात करेंगे कि क्या है। तो वैज्ञानिक मोस्ले ने अभिलाक्षणिक एक्स किरण वर्णक्रम का विस्तृत अध्ययन किया तथा एक्स किरण वर्णक्रम की व्यापक व्याख्या करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, जिसे मोस्ले का नियम कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक है। अब इस नियम में उन्होंने क्या कहा कि एक्स किरण वर्णक्रम रेखा की आवर्ती न्यू, इसमें दो चीज़ें, एक न्यू है एक जेड है। तो एक्स किरण वर्णक्रम रेखा की आवर्ती न्यू तथा लक्ष्य परमाणु के परमाणु क्रमांक में संबंध व्यक्त करता है। अब चूंकि मैंने बताया था, जब हम सतत एक्स किरण वर्णक्रम बता रहे थे, तो मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है आवर्ती, बताया था एंड में। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में संबंध व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार एक्स किरण वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति लक्ष्य पदार्थ के परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होती है। अभी इसे हम एक चित्र में बना के एक बेसिक चीज़ देखते हैं। तो देखो ये क्या होता है, इसे हम थोड़ी जब इसका हम डेरिवेशन प्रूफ करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कैसा कि ये न्यूक्लियस है मान लो, और ये के कक्षा हो गई, एल कक्षा हो गई, एम, ऐसे कुछ कक्षाएं हो गई। ठीक है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 8 18 32। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाहर से मान लो फोटोन आया कोई। अब चूंकि हमने सतत एक्स किरण वर्णक्रम में हमने ये पढ़ा था कि ये मान लो एक कक्षा है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आता है हमारा और नाभिक से आकर्षित होकर यहाँ पर कहीं रुक जाता है और अधिकतम एक्स किरणों की तीव्रता प्राप्त होती है, या फिर बिना टकराए बाहर निकल जाता है। ये चीज़ पढ़ी थी। लेकिन इसमें जब हमारा फोटोन आता है बाहर, फोटोन मतलब ऊर्जा का कोई चीज़ आती है, कोई भी ऊर्जा की चीज़ आती है, तो आके किसी भी इलेक्ट्रॉन से टकराती है, निकाल के उसे बाहर कर देती है उस इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ से एक्स किरणें निकलने लगती हैं। बात आई समझ में? आके इलेक्ट्रॉन से टकराई, बाहर किया उस इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, और वहाँ से एक्स किरणें निकलने लगती हैं। कुछ ऊर्जा की कमी हो जाती है जिससे एक्स किरणें वहाँ से निकलने लगती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। अभी जब हम डेरिवेशन प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर ये समझ लो कि जो परमाणु क्रमांक होता है उसे हम जेड से दर्शाते हैं और आवृत्ति होती है न्यू। तो उन्होंने ये बताया कि न्यू होती है इसकी प्रोपोर्शनल जेड माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है। ये बताया मोस्ले ने। क्या लिखा है कि परमाणु क्रमों के संबंध व्यक्त करता है, आवृत्ति और परमाणु क्रमांक में संबंध व्यक्त करता है क्या, मोस्ले का नियम। इस नियम के अनुसार एक्स किरण वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति और परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होता है। बस वही चीज़ लिखी है जो अभी मैंने ये यहाँ पर मैथमेटिकल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ये नियतांक होता है और बी भी एक नियतांक होता है। अभी हम बी बताएंगे आगे कि क्या होता है बी, जब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो ये तो हुई नॉर्मली थ्योरी के क्या कहा गया है नियम में। अब हम नियम को प्रूफ भी करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हाँ, मोस्ले का नियम। ठीक है, मोस्ले का नियम का निगमन। ठीक है, नियम का निगमन कैसे निगमन करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस की जो कक्षाएं होती हैं सब में अलग अलग ऊर्जा होती है। यहाँ पर के कक्षा की ऊर्जा 1, एल की 2, एम की 3, इस प्रकार से होती हैं ऊर्जा। सबकी ऊर्जा अलग अलग होती हैं। तो जब हमारा फोटोन बाहर से आएगा, किसी इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा, फोटोन आया और ये इलेक्ट्रॉन पर किसी इलेक्ट्रॉन पर टकराया, उसे निकाल कर बाहर करेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन पर टकराने के लिए उसे कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वैज्ञानिक बोर ने ये बताया था कि किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो होती है 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। हमने n1 मान लिया, तो n1 स्क्वायर एच स्क्वायर
4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर। नंबर 1, ये होती है हमारी ऊर्जा किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता हमें होगी, मतलब हमारे फोटोन को इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। लेकिन जब हम इसकी गणना करते हैं, जब ऊर्जा की गणना करते हैं तो इसमें कुछ प्रभाव होते हैं। जैसे जब हमारा फोटोन अंदर जाएगा तो कुछ प्रभाव लगेंगे, एक पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, एक आवरण प्रभाव होता है। तो अगर हम इन्हें भी उस गणना में लेते हैं तो नाभिकीय आवेश जो जेड ई हमारा होगा, नाभिकीय आवेश होता है जेड ई, तो जब हम इन इफेक्ट को गणना में लेते हैं तो ये मान कुछ कम हो जाता है। तो नाभिकीय आवेश का मान घटकर कहाँ पहुँच जाता है, जेड माइनस बी ई। बी ये कांस्टेंट है, जो एक कुछ यही मैंने बताया था कि बी क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, जितना भी घटता है उतना कम ये कांस्टेंट जेड माइनस बी लिखा हुआ है, इसका मान एक निश्चित मान होता है। ठीक है, और ये कुछ प्रभावों की वजह से जेड का मान या फिर क्या बोलते हैं नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, E1 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इतनी ऊर्जा रह जाएगी, जब हम कुछ इफेक्ट को भी गणना में लेंगे तो इतनी ऊर्जा रह जाएगी। ठीक है, अब N2 संख्या, अगर क्वांटम संख्या N2 है तो क्वांटम संख्या N2 की कक्षा से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए ऊर्जा हमने E2 मान ली। ये N1 के लिए है, N1 क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए ऊर्जा, और ये N2 कक्षा से, ये N1 कक्षा से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4, 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड माइनस, इसे हमें बी डैश मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन N2 स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में हम एक चीज़ निकालेंगे, ये होती है बी डैश। तो बी डैश किसके बराबर होता है, ये लगभग बी के बराबर होता है, क्योंकि लगभग जो ऊर्जा में इफेक्ट के वजह से ऊर्जा में जो चेंजेस आते हैं लगभग बराबर ही होते हैं। तो बी डैश अप्रोक्सीमेटली बी के बराबर ही होता है। ठीक है, और E1 माइनस E2 इक्वल टू एच न्यू, ये होती है एच न्यू फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, एच न्यू। तो एच न्यू E1 माइनस E2, अब हमें यहाँ पर E1 माइनस E2 निकालना है। तब इनमें से देखो सब चीज़ें बिल्कुल सेम है, बी डैश इक्वल टू बी हमने निकाल लिया है, ये बी डैश इक्वल टू बी भी सेम है। तो अलग अलग क्या है, सिर्फ N1 और N2 अलग अलग हैं, तो बाकी सब कॉमन ले लो। 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, और कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, इतना चीज़ कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये h हमारा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें न्यू में संबंध चाहिए तो न्यू अकेला रख लो, h उस तरफ पक्षांतर कर दो। 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, h की पावर 3 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m मास कांस्टेंट, e इलेक्ट्रॉनिक आवेश कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। नीचे h प्लांक नियतांक कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन तीनों कांस्टेंट, और N1 कक्षा कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट क्या नहीं है, तो ये है इनकी परमाणु, ये परमाणु आवेश है पर परमाणु संख्या। तो न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, न्यू प्रोपोर्शनल जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा मोसले का नियम। बाकी बात कांस्टेंट है हमारा सिर्फ ये चीज़ बची, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब न्यू हमारा होता है जेड पर डिपेंड करता है। यहाँ पर बी भी कांस्टेंट है, तो न्यू केवल जेड पर डिपेंड करता है, मतलब जेड, न्यू जितना ज़्यादा होगा जेड उतना ज़्यादा होगा, न्यू जितना कम जेड उतना कम होगा। न्यू आप लोग जानते हैं तीव्रता होती है, और जेड हमारा परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मोसले का नियम जो होता है तीव्रता और परमाणु क्रमांक के संबंध बताता है कि न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। ठीक है, तो ये वाला मोसले का नियम यहीं पर कंप्लीट होता है। यूनिट 4 भी यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है। अगला टॉपिक आएगा हमारी यूनिट 5 का, तो वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।